सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। शरीर में कुछ ऐसी संरचना होती है जैसे कि थैलीनुमा, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, उसी को हम ग्रंथि कहते हैं। उसमें या तो हार्मोन्स हो सकता है या तो एंजाइम हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, ग्रंथि चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। लेकिन वीडियो पे बढ़ने से पहले, अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले, जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा हमने पहले ही बता रखा है कि क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक्सोक्राइम का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथियां। अब बहिर्स्रावी ग्रंथियों से बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो ग्रंथि होती होगी वो शरीर से बाहर होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी ग्रंथि क्या है, शरीर के अंदर है। ये इसे बहिर्स्रावी ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसको हम अभी आपको बताते हैं। फिर दूसरी जो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। तीसरी जो हमारी ग्रंथ है वो है मिक्स्ड ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि। तो आज का जो टॉपिक होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत प्रकार की ग्रंथियां आएंगी, टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम आपको जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे यानी कि एक्सोक्राइम के बारे में। तो एक्सोक्राइम को पहले हम ओरली देख लेते हैं। जहां पर बात की जाएगी बहिर्स्रावी ग्रंथियों की यानी एक्सोक्राइम की, तो वहां पे उस थैले में क्या भरा होगा, एंजाइम। क्या होगा, एंजाइम। यानी कि एक्सोक्राइम बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत क्या आता है, एंजाइम आता है। ठीक है। अब इसे बहिर्स्रावी ग्रंथि ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो ग्रंथि होती है, थैला होता है, उसमें किसी ना किसी चीज का निर्माण होता है। अब किस चीज का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम जो बनता है यानी स्टोरेज है, इसमें रहता है एंजाइम, वो किसी ना किसी नली के माध्यम से ही निकलेगा, यानी ये सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। तो इसके लिए, इसको बहने के लिए, प्रवाहित होने के लिए किसी डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती है। ये बिना नली के नहीं बहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आंखों से आंसू, क्या आंसू आते समय आंखों में आंसू के साथ ब्लड आता है, नहीं आता है, क्योंकि आंसू एक प्रकार का एंजाइम है और जो एंजाइम है वो कभी भी नली के बिना नहीं बहता है, यानी वो सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथियों को याद करने का तरीका यही है कि पहली चीज, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, एंजाइम भरा होता है और जो वो एंजाइम होता है वो नलियों के माध्यम से बहता है, यानी डक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी चीज, वो सीधे संपर्क में नहीं आएगा। अगर वो नलियों में बह रहा है तो सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे कि हमारा पसीना होता है, नाक पे सीवम निकलता है, तैलीय पदार्थ। ठीक है। कान से हम लोगों के मोम निकलता है और आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सब जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है उसमें क्या भरा होता है, एंजाइम। ठीक है। किस चीज का स्टोरेज होता है, एंजाइम का, यानी एक ऐसा थैला जिसमें एंजाइम स्टोरेज के रूप में उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइम कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं एंडोक्राइम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन्हें कहते हैं एक ऐसा थैला जिसमें एंजाइम की जगह पे क्या हो, हार्मोन्स की उपस्थिति हो। क्या स्टोरेज रहेगा, हार्मोन्स। ऐसा थैला जिसमें हार्मोन्स की उपस्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसमें किस चीज का स्टोरेज रहता है, हार्मोन्स का रहता है। इसे अंतःस्रावी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बहने के लिए किसी भी डक्ट यानी नलिका की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अभी जैसे आपने पढ़ा बहिर्स्रावी में क्या होता है,
इनको एक नली की आवश्यकता होती है, जैसे हमने आंसू को बताया कि ये सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आएंगे, ये नली के माध्यम से शरीर से बाहर आते हैं, एग्जाम्पल भी दिए। उसी प्रकार से जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इनको किसी प्रकार की नली यानी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनको नली की आवश्यकता नहीं है तो यानी कि ये ब्लड के सीधे संपर्क में आ रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानव में जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क की, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें से पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है आप नहीं अलग से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको नली और डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे ब्लड के संपर्क में ही रहेगा। यानी ऐसे हार्मोन्स जो सीधे ब्लड के संपर्क में रहेंगे, ब्लड के साथ ही पूरे शरीर में विचरण करेंगे, ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी ग्रंथि तो है, ग्रंथि का मतलब थैला हो गया, उसमें क्या भरा है, हार्मोन्स। हार्मोन जब तक स्टोरेज है, लेकिन जब भी वो स्त्रावित होगा तो वो सीधे कहाँ पे जाएगा, ब्लड में, ब्लड के माध्यम से ही वो पूरे शरीर में फैलेगा और ठीक है। अब हम उसके बाद में पढ़ते हैं मिश्रित ग्रंथि। जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसे हम मिक्स्ड क्राइम बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में क्या खास बात होती है, ऐसा थैला या ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को स्रावित करता है, दोनों का स्टोरेज रहता है, ऐसी ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि हमारा अग्नाशय, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, हमारी गृहिणी के पास उपस्थित होती है। ऐसी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन्स उपस्थित रहता है और एंजाइम की भी उपस्थिति होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ऐसा थैला जिसमें क्या होता है, एंजाइम भरा हुआ होता है, उसे हम एक्सोक्राइम या बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। वो डक्ट के संपर्क के माध्यम से ही बहती हैं और ब्लड के संपर्क में नहीं रहती हैं। तो उसी श्रेणी में हम बात करते हैं, सबसे पहली जो ग्रंथि पढ़ते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथि होती है। लेक्राइमल ग्रंथि की जो स्थिति होती है वो हमारी आँख में होती है। आँख के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पे दो ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हम लेक्राइमल ग्रंथि कहते हैं। उनका कार्य क्या होता है, उसका कार्य जो है वो आंसू का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, आंसू का निर्माण करना। अब आपने देखा होगा आंखों के इस वाले भाग में छोटा मांस का टुकड़ा होता है जिसे हम पेंक्टियम कहते हैं। पेंक्टियम क्या करता है, वो आंसू को स्टोर करता है। जब हम थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा सा आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंखों से बाहर नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि जो पेंक्टियम होता है वो आंसू को स्टोर कर लेता है और स्टोर करके नाक में भेजता है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा तेज से रोना आता है या ज़्यादा रोते हैं हम, तो आँखों के साथ साथ नाक से भी पानी निकलता है, आंसू निकलता है, क्योंकि वो वही होता है, वो गंदगी नहीं होती, वो पेंक्टियम द्वारा स्टोर करके नाक में भेजे गए आंसू ही होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेबोमियन ग्रंथि। जो मेबोमियन ग्रंथि होती है वो भी आँख में स्थित होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये ऑयल और कीचड़ का निर्माण करता है। हमारी आई की यानी आँख की सुरक्षा के लिए जो ये मेबोमियन ग्रंथि है ये ऑयल का निर्माण करती है, चिकने पदार्थ का, जो कि आंखों की सुरक्षा कर सके, वो रहता है। सोने के बाद जब भी हम देखते हैं कि हमारे आंखों में कचरा आ गया, वो कचरा क्या होता है, वही जो ऑयल है वो सूख करके क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है और हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मेबोमियन जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, उसकी स्थिति भी आँख होती है, वो ऑयल और कीचड़ का निर्माण करती हैं। निर्माण तो वो पहले ऑयल का करती है, उसके बाद में सूखने के बाद वो क्या बन जाता है, कीचड़ बनता जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरोमीन ग्लैंड। जो सेरोमीन ग्लैंड होती है वो हमारी कान में होती है और कान में इसका जो कार्य होता है वो मोम का निर्माण करना होता है। इसको भी हमने ईयर वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है कि सेरोमीन ग्रंथि में जो मोम होता है उसका कार्य क्या होता है, उसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर आप सभी ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो सेरोमीन जो ग्रंथि होती है वो मोम का निर्माण करती है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा कान की खुदाई करते रहते हैं उनमें मोम का निर्माण ज़्यादा होता रहता है। जो लोग नहीं खुदाई करते उनको खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेरोमीन ग्रंथि है ये क्या करती है, अगर
मोम की कमी होगी तभी वो तुरंत ही कमी को पूरा करने के लिए तुरंत ही मोम का निर्माण स्टार्ट कर देती है। तो सेरोमीन ग्रंथि का काम क्या है? कान में मोम का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्वीट ग्रंथि। स्वीट मतलब मीठा होता है, लेकिन इस ग्रंथि का मतलब मीठी ग्रंथि नहीं है, श्वेत ग्रंथि। श्वेत नहीं है क्योंकि श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं श्वेत ग्रंथि की, जिसे इंग्लिश में स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, और जो पसीने का निर्माण करता है। क्या? पसीने का निर्माण करता है। तो पसीना आपने देखा होगा गर्मी के समय में, जब भी आप ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो पसीना निकलता है। पसीना सूखने के बाद वो धारियाँ बन जाती हैं ब्लैक शर्ट पे वाइट कलर की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पसीने में NaCl की मात्रा होती है, इसलिए जो है क्या होता है कि जो पसीना होता है वो वाइट दिखने लगता है NaCl के बाद। पसीने का निर्माण कौन करता है? स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि पसीने का निर्माण करती है। अब एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, इतनी सारी आपने ग्रंथियाँ पढ़ी, उसमें से कहीं भी आपको कि आंसू के साथ क्या ब्लड आया? नहीं आया। मोम के साथ क्या ब्लड आया? नहीं आया। कीचड़ निकला आँख से, क्या उसके साथ ब्लड निकला? नहीं। पसीना निकलता है, क्या उसके साथ ब्लड निकलता है? नहीं निकलता है। तो ऐसी एंजाइम्स जो शरीर के बाहर आते हैं, बाहर निकल रहे हैं और वो ब्लड के संपर्क में नहीं है, यानी ब्लड उनके संपर्क में नहीं रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पढ़ते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेबिकस ग्लैंड। इसे हम हिंदी में तैलीय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? तैलीय ग्रंथि। अब तैलीय है, इसकी स्थिति जो है वो नाक में होती है और ये सीवम का निर्माण करती है। सीवम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि नाक के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है। वो पसीना नहीं होता है, पानी नहीं होता है, वो क्या करता है? सीवम होता है। तो सीवम का निर्माण कहाँ पे होता है? नाक में होता है। किसके माध्यम से होता है? सेबिकस जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड है, उसके वो जो है सीवम का निर्माण करती है। सीवम के साथ भी ब्लड का कोई भी संबंध नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं सेलेबरी ग्रंथि। सेलेबरी ग्रंथि जो होती है उसे हम लार ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, अधोहन, अधोजीवा, कर्णमूल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां मिलकर के 4 प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचक एंजाइम कहते हैं। अब इसको भी हमने जो है पाचन डाइजेशन सिस्टम में पूरा पढ़ा रखा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फुल डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ 4 प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करती हैं जो कि पाचन में सहायता करती हैं, और ये इसे हम क्या करते हैं? कहते हैं लार ग्रंथि, कहते हैं सिलेबरी ग्रंथि को। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो है हम हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि भी 2 प्रकार के एंजाइम्स को स्रावित करती है और ये भी पाचन में सहायता करती है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम्स कहते हैं। पाचक एंजाइम्स में ये क्या स्रावित करती है? रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम्स का स्रावण जठर रस यानी जठर ग्रंथि के माध्यम से होता है, इसको हम जठर रस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक हो गया। अगर जठर रस एंजाइम्स को स्रावित करना बंद कर दे तो मनुष्य में गैस्ट्रिक नामक रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं म्यूकस ग्लैंड। जो म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड शरीर के कई हिस्सों में होता है, लार के साथ भी गले में भी होता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। म्यूकस ग्रंथि जो है मलाशय में भी होता है, ताकि शरीर में बना अपशिष्ट पदार्थ हम आसानी से त्याग सकें। ठीक है, तो म्यूकस शरीर में कई जगह होता है और ये म्यूकस जो है क्या करता है? भोजन को निगलने में भी सहायता करता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो है लीवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारा जो है ये भी बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है और लीवर जो है शरीर में बहुत अहम भूमिका भी निभाता है। लीवर को हिंदी में यकृत और उर्दू में जिगर कहते हैं। कुछ लोग हार्ट को भी जिगर कहते हैं, इसलिए मैंने बताया कि लीवर को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ठीक है, तो सब ये शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को क्या कर लेती है? स्वतः ठीक कर लेती है। आपने कभी सुना लीवर में इन्फेक्शन है,
इन्फेक्शन वाले हिस्से को आप काट के निकलवा दीजिए, और वो लीवर जितनी उसको आवश्यकता है वो तुरंत ही क्या कर लेगा, जल्दी से लीवर वृद्धि कर लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर जो कोशिका है, लीवर अपनी कोशिकाओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, तो लीवर कोशिकाएं सबसे ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करती हैं। इसलिए लीवर वाले हिस्से पे आप चाकू भी मार दीजिए, मलहम पट्टी कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो लीवर एक ऐसा अंग भी है, ऐसी ग्रंथि है जो अपने आप को स्वतः अपने अंगों को तुरंत ठीक कर लेती है। ठीक है, फिर इसमें जो है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रम्बिन नामक एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो ब्लड को जमाते हैं। आप कट गए तो ब्लड को जमाने में कौन वर्क करेगा, कौन से एंजाइम काम करेंगे, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये करते हैं जमाने का काम। लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि ब्लड को शरीर से बाहर जमाना है, अंदर नहीं जमाना है। तो ये शरीर के अंदर भी ब्लड को जमा सकते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर ब्लड शरीर के अंदर जमने लगा तब तो फिर नसें क्लॉट हो जाएंगी, एकदम से हार्ट अटैक पड़ेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना तुरंत हो जाएगी। तो लीवर जो है हेपेरिन नामक एंजाइम भी स्रावित करता है, जो क्या करता है, जो शरीर के अंदर का जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है। ठीक है, समझ में आया। जो फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों एंजाइम ब्लड को जमाते हैं, और हेपेरिन शरीर के अंदर के ब्लड को जमने से रोकता है। और लीवर जो है एल्यूमिन नामक जो है एंजाइम का भी निर्माण करता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा लीवर है वो बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। बिलिरुबिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो यूरिया जो है हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है उसके कलर को क्या करता है, पीला करता है, उसके कलर को चेंज कर देता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया आता है जो हम शरीर से बाहर त्यागते हैं, उसका कलर कैसा हो जाता है, बिलिरुबिन के कारण पीला हो जाता है। इसका निर्माण कौन करता है, यकृत जो है यानी लीवर जो है इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और ये शरीर में लीवर उतना ही निर्माण करता है जिससे कि जो हमारा क्या है, यूरिया का कलर पीला हो। जब यकृत बिलिरुबिन का निर्माण ज़्यादा करता है तो पूरा शरीर जो है पीला हो जाता है, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग कहते हैं। जॉन्डिस ABC करके होता है। जॉन्डिस तो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन C बहुत खतरनाक होता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होगा, जॉन्डिस रोग होगा। और बिलिरुबिन क्या करता है, ये जो काइम होता है, काइम यानी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को कलर प्रदान करता है। कैसा कलर, पीला कलर प्रदान करता है। लेकिन जब लीवर बिलिरुबिन बनाने की मात्रा, एंजाइम स्रावित करने की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है तो शरीर में पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। अब यहीं पे जो है एक और एंजाइम जो है, क्योंकि मैंने बताया लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लंबी नहीं कहा मैंने, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका जो है शरीर में बहुत सारी क्रियाओं में उसका योगदान होता है। खास करके पाचन क्रिया में तो बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो सबसे शरीर की जो सबसे लंबी ग्रंथि होती है वो ब्रेन की होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है, हमारी यकृत है, लीवर है। तो लीवर जो है विलीवार्डिंग नामक एक एंजाइम स्रावित करता है, जिसके कारण पित्त को क्या कर देता है, हरा, पित्त की थैली। देखो, लीवर पित्त रस स्रावित करता है, स्टोर करता है पित्ताशय में यानी पित्त की थैली में। और यकृत विलीवार्डिंग नामक एक एंजाइम स्रावित करता है, जिसके कारण पित्त रस का कलर कैसा हो जाता है, हरा। और ये भोजन को, वसा को पचाने में काम आता है। ठीक है, फैट यानी कि भोजन को पचाने में काम आएगा। ठीक है, फिर अमोनिया। अब जो लीवर है हमारा वो क्या करता है, अमोनिया एक कम खतरनाक पदार्थ, ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है, और यूरिया कम खतरनाक पदार्थ है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लिक्विड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पित्ताशय क्या, जो यकृत है वो क्या करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में।
यूरिया कम खतरनाक पदार्थ होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने उत्सर्जन तंत्र में आपको उसको पढ़ाया भी था कि जो यूरिन होती है, जो अमोनिया जो है, अमोनिया को वो यूरिया में यानी यूरिन में कन्वर्ट करता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है और अमोनिया का एक गुण होता है, जो यूरिन कन्वर्ट होता है, यूरिन जो है 4 घंटे बाद पुनः अमोनिया बन जाता है। इसीलिए आप किसी दीवार पे या किसी पेड़ पे जो लोग यूरिन का त्याग करते हैं यानी मूत्र त्याग करते हैं, कुछ दिनों बाद देखिए वो दीवार क्या हो जाती है, गिर जाती है। रेलवे लाइंस के पास में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, यानी कि ये एक रिसर्च भी है। ठीक है, तो अमोनिया कम खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको किस में बदल देता है, यूरिया में, और यूरिया को हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लीवर है। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन भी ही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन में। 38 एटीपी मिलकर के क्या करती हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम यकृत का होता है। यकृत का कुछ ये भाग क्या होता है, ये यकृत कहलाता है, पित्ताशय होता है, ऐसा कुछ डायग्राम इसका होता है। ठीक है, फिर इसका जो एक मेन काम और देख लेते हैं हम। ये लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट यानी खूब तैली चीज़ें खाइए, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो, लीवर उसको फैट में बदल देगा तुरंत, बहुत तेज़ी से। और अगर फैट है, उस पर कंट्रोल नहीं किया, जितनी भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है उसको अगर आप बर्न नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, फैट बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है डायरेक्ट हार्ट पे अटैक करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे हार्ट अटैक की संभावना रहती है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है, और फैट से ज़्यादा फैट होगी तो उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट अटैक का वर्क करता है, यानी हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे उपस्थित रहता है, तो लीवर में। अब हम लोग देखते हैं कि जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था किसे कहते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। चाहे जन्म 2 घंटे बाद ही होना है, लेकिन अगर वो माँ के गर्भ में है तो वो एम्ब्रियोन यानी भ्रूण ही कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के समय बच्चा जो पेट में होता है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में जो बच्चा होता है उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा, बच्चे की कोशिकाओं में, यानी कि लीवर में होगा। किस ग्रंथि में, लीवर में। ठीक है, अब आप सोचेंगे जो मनुष्य होता है, जो स्वस्थ प्राणी है जैसे कि हम लोग हैं, तो इसमें तो निर्माण हमने पढ़ा है कि वयस्क व्यक्ति यानी जो बच्चा होता है जब गर्भ से बाहर आता है उसके बाद जब ब्लड बनना स्टार्ट होता है तो वो जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है, यानी हमारी अस्थियों में ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लीवर क्या करता है, भ्रूणावस्था में निर्माण करता है। अब भ्रूण का जो स्ट्रक्चर है वो बनना तो एक जाइगोट से ही स्टार्ट होता है, यानी जाइगोट से बनते 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 शरीर बनेगा। तो उस बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, वो उनको खुद अभी पोषण चाहिए, वो बहुत ही मुलायम होती हैं। इसलिए भ्रूणावस्था तक जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है, यानी जो लीवर है वो जहर और शराब पीने से क्या होगा, नष्ट होगा। और उसमें नष्ट क्या होगा, हमारे लीवर में हमने बताया था हैप्टिक और कूफर सेल, यानी कूफर कोशिका, 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हमारा लीवर बना है। जो हैप्टिक सेल है उसका काम क्या है, हमने पढ़ा है कि लीवर क्या करता है, अपने क्षतिग्रस्त अंगों को बहुत तेजी से ठीक कर सकता है। लेकिन ये जो कूफर सेल होता है इसमें एक प्रकार का कार्य करता है, ये जितना भी बैक्टीरिया है, वायरस है, शराब है, जहर है, जब भी आप पिएंगे या कुछ शरीर में जाता है वो तुरंत ही स्टोर कर लेता है कूफर सेल। और जैसे ही स्टोर करता है इसकी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या मर जाती हैं।
लेकिन तो बाकी जो लीवर है, लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेता है, तो वो पुनः उसको क्या कर देता है, ठीक कर देता है। इसीलिए लीवर में इन्फेक्शन होता है, अत्यधिक शराब पीने से शरीर खराब होता है, लीवर खराब होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सही हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि उसकी भी एक क्षमता है, अगर आप अनलिमिटेड शराब का सेवन करते हैं तो कूफर सेल के साथ साथ या जहर का सेवन करने से कूफर सेल के साथ साथ हेप्टिक सेल भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आज आपने पढ़ा एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। आई होप सो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और